नमस्कार, जय हिंद। ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी वन शॉट के रूप में संविधान की, और आप सभी लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा वो दिखाया। कुछ टेलीग्राम पर भी मैसेज आए कि भैया ठीक है, क्लास अच्छी है, और एक तरीके से मज़ा आ गया। 1 घंटे में लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन रियल में आपने कवर करा दिए, और ऐसी क्लास हमने नहीं देखी, क्योंकि रिवीजन के तौर पे आपने बहुत गजब पढ़ाया। और आप सभी को पता है कि जो भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा, ये मैं पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा चुका। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मैंने नहीं पढ़ाया, पूरा कंटेंट मैं आपको पढ़ा चुका। बस लास्ट टाइम पे मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, और रिवीजन भी इस तरीके से करा रहा कि यदि क्वेश्चन बनने लायक आए ना, तो 100% इन्हीं क्लास से फंस जाए कहीं। देख लें, क्योंकि वो कंटेंट में मैंने आपको कल वाली क्लास में पूरे आर्टिकल रिवीजन करवा दिए, अनुसूचियाँ, भाग, संविधान संशोधन, और किस देश के संविधान से क्या लिया गया, और जो फैक्ट थे साथ में वो भी मैंने आपको कवर करा दिए। बहुत गजब क्लास है। जिन साथियों ने नहीं देखी, वन शॉट के रूप में थी वो, अभी भी देख लो। 1 घंटे की क्लास थी, और कम से कम 5 से 6 घंटे का कंटेंट दिया उसमें। और सेम क्लास ऐसी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ सभी क्लासें। अर्थशास्त्र की आज क्लास रहने वाली है वन शॉट, आप देख लेना। यदि आपको विश्वास ना हो, जिस तरीके से क्लास चलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बेरोजगारी से, क्योंकि अपन बेरोजगारी हैं भाई। बात करें बेरोजगारी, तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती? तो वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति सक्रियता से काम की तलाश करता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता। यानी जब तुम एक्टिव होकर काम की तलाश में हो, लेकिन तुमको काम नहीं मिल रहा है, तो तुम बेरोजगार कहलाओगे। यानी बेरोजगारी की ये परिभाषा है। अगर बात करें भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, तो NSSO, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े NSSO जारी करता है, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता? तो NSSO बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। आगे पूछे, NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 2019 में NSSO का विलय NSO में कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। 2019 में NSSO को किस में मिला दिया गया? तो NSO में मिला दिया। बेरोजगारी के प्रकार, तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती? तो देखिए, घर्षणात्मक, संरचनात्मक, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और तकनीकी बेरोजगारी। ये सभी बेरोजगारी के प्रकार हैं। इतने प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है: घर्षणात्मक, संरचनात्मक, चक्रीय, और प्रच्छन्न, मौसमी, तकनीकी। चलिए आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछ ले, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्वेश्चन बनता है। इसका अन्य नाम है, इसे आदर्श या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आदर्श या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जब किसी काम में ज़रूरत से अधिक लोग लगे होते हैं और उनका योगदान शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है। मान लो ये 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन को 2 लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार में 6 लोग हैं, वो 6 के 6 लोग इसी 1 एकड़ ज़मीन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने के लिए मिलेगी, और ये अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है। बहुत क्वेश्चन बनता है, ये वाला ध्यान रखना। भारत में यह बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती? तो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारत में सबसे अधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी ही देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट है। अनैच्छिक बेरोजगारी, या इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। आगे बात करें मुद्रा और केंद्रीय बैंक, करेंसी एंड सेंट्रल बैंक्स की बात करूं, तो मुद्रा जारी करता कौन है? तो किसी भी देश की मुद्रा वहाँ का केंद्रीय बैंक जारी करता है। ये मैंने कोई सिक्वेंस से नहीं बनाई है, बस रिवीजन के तौर पे बनाई है। जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते, वो मैंने पूरा कंटेंट निकाला है। ये कंटेंट मैंने वहीं से निकाला है, जो मैं आपको जीके जीएस कंप्लीट पढ़ा चुका। ठीक है, ध्यान रखना। किसी भी देश की मुद्रा वहाँ का केंद्रीय बैंक जारी करता है। जैसे भारत के केंद्रीय बैंक की बात करूँ, तो RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। चीन के केंद्रीय बैंक की बात करूँ, पूछ लेता है एग्जामिनर, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक की बात करूँ, तो फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। आगे पूछ ले तुमसे मुद्रा का मूल्य, तो एक विशेष स्थिति में, जैसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति में, मुद्रा की कीमत बढ़ती है और वस्तु तथा सेवा की कीमत घटती है। मुद्रास्फीति में क्या होता? तो मुद्रा की कीमत, मुद्रा का मूल्य कब बढ़ता, मतलब जहाँ मुद्रा की कीमत बढ़ती है और वस्तु एवं सेवा की कीमत घटती है, उसे मुद्रा का मूल्य कहते हैं। मुद्रा की इतिहास की बात करें, हिस्ट्री ऑफ करेंसी,
तो शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था। 40 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया। पेपर करेंसी अधिनियम 1861 में आया। पूछे पेपर करेंसी अधिनियम कब आया? तो पेपर करेंसी अधिनियम 1861 में आया और सरकार ने मुद्रा जारी करने का अधिकार खुद लिया। अब सरकार ने कहा कि मुद्रा हम खुद जारी करेंगे। ठीक है। दशमलव प्रणाली भारत में 1957 में अपनाया गया। भारत में वर्ष 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया। बात करें मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, परिभाषा पूछे सरकार द्वारा, इम्पोर्टेंट है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन मुद्रा के अवमूल्यन से, आप पेपर उठा के देख लेना। सरकार द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। जब सरकार अपनी मुद्रा की वैल्यू खुद कम कर देती उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। कुल अवमूल्यन भारत में अब तक 4 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। कितनी बार? 4 बार, और 3 बार अलग अलग वर्षों में हुआ, जिसमें एक वर्ष में 2 बार हुआ था। तो कुल मिला के 4 बार ही हुआ, और 4 बार ही आप पेपर में टिक करना। जैसे पहला अवमूल्यन हुआ था 1949 में, जब भारत ने अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया था। दूसरा अवमूल्यन हुआ 1966 में, और तीसरा बार अवमूल्यन हुआ 1991 में, जो कि 1 जुलाई को हुआ, और चौथी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ 1991 में, जो कि 3 जुलाई को हुआ। ध्यान रखना। तो भारत में कुल मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। ठीक है, बात क्लियर है। जिन साथियों ने कल क्लास देखी थी उनको पता है कि मैं फर्जी बात बिल्कुल नहीं करता। एक बात बार बार कह देता कि ये टाइम पढ़ने का है, आप वहाँ पढ़ो जहाँ आपके समय की कदर है। मैं चाहता तो इन्हीं को ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन बनाता और 50 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करा जाता और 50 क्वेश्चन में खेल करके चला जाता। और आप लोग देख सकते कि 50 क्वेश्चन तो मैं इतने ही कंटेंट में बना देता, जैसे 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, इसी सभी कंटेंट में मैं आपको 50 पेज क्वेश्चन बना के चला जाता। 50 क्वेश्चन भाई ऑप्शनल बन जाते हैं यहाँ से तुरंत, उसमें क्या टाइम लग रहा। लेकिन मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवाना चाह रहा। आगे पूछे भारतीय बैंकिंग का इतिहास। पहला बैंक, भारत में पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। भारत में पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। पूछे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई। इसके बाद 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। इसके बाद 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई, यानी चेन्नई। ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 में। इंपीरियल बैंक की बात करूं तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर, किस किस को? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर सन 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। कौन सा? इंपीरियल बैंक का गठन किया गया। इसके बाद एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, एसबीआई बना दिया गया। शायद आप बात समझ गए होंगे। पहले इन्हीं तीनों बैंकों से इंपीरियल बैंक बनाया 1921 में, और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया कब? 1 जुलाई 1955 को, और उसकी स्थापना एसबीआई बना दिया गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। अन्य बैंकों की बात करें तो इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में खोला गया। यह पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। इंपॉर्टेंट पूछता है, पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? तो इलाहाबाद बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में हुई। पूछ ले, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह, लाला हरदयाल, ध्यान रखना, दयाल सिंह मजीठिया यानी हरदयाल शर्मा लिखा है, लाला लाजपत राय और हरदयाल शर्मा द्वारा इसकी स्थापना करी गई। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय, जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका मुख्यालय लाहौर में था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना के समय मुख्यालय लाहौर में, वर्तमान में नई दिल्ली में। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत 1994 में हुई। कब हुई? एचडीएफसी बैंक की शुरुआत 1994 में हुई। पूछे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है।
1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। पूछे आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से की गई, तो 1934 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आयोग की बात करूं तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई, जिसे शाही आयोग के नाम से जाना जाता है। आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए की पूंजी से हुई थी। कितने करोड़ रुपए की पूंजी से, तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय और प्रशासनिक संरचना की बात करूं तो शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आरबीआई का मुख्यालय शुरुआत में कहाँ पर था, कोलकाता में था, वर्तमान में मुंबई में है। अभी जैसे मैंने आपको पंजाब नेशनल बैंक का बताया, पीएनबी का, कि शुरुआत में इसका मुख्यालय लाहौर में था, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है ना, अभी मैंने आपको बताया, हाँ, ध्यान रखना। आगे बात करें, आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड हैं। 4 स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक तो नई दिल्ली में है, एक मुंबई में है, दूसरा चेन्नई में है और अगला कोलकाता में है। तो आरबीआई के कितने स्थानीय बोर्ड हैं, 4 जगह इसके स्थानीय बोर्ड हैं। इसके निदेशक मंडल की बात करूं तो इसके निदेशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ध्यान रखना, कितने, 21 सदस्य होते टोटल, जिनमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर और प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो आरबीआई के पहले गवर्नर पूछ ले तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे सीडी देशमुख थे। और जब 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ उस टाइम पे भी यही गवर्नर थे, सीडी देशमुख। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और राष्ट्रीयकरण के समय भी यही गवर्नर थे। आधिकारिक प्रतीक की बात करूं तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर यानी लोगों पर बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष अंकित है। बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष अंकित है। आरबीआई द्वारा जारी किया गया पहला नोट 5 रुपये का नोट था। सबसे पहले आरबीआई ने कितने रुपए का नोट जारी किया, तो 5 रुपये का नोट जारी किया। उच्च मूल्य के नोट जो थे वो 1938 में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट जारी किए गए। ठीक है, रुपये का प्रतीक चिन्ह जो दिया है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने दिया था, जिसे वर्ष 2010 में अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कल भी एक बात कही थी कि फर्जी कंटेंट ना मैंने पढ़ाया है, तो जितने भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते। बस एक वो हैबिट रहती पढ़ाने वाले के अंदर कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलता रहता। मैं हकीकत बता रहा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय रुपये का चिन्ह रोमन और देवनागरी लिपि से मिलकर बना है। किस किस से, तो भारतीय रुपये का चिन्ह रोमन लिपि और देवनागरी लिपि से मिलकर बना है। वैश्विक स्थिति यानी वर्ल्ड लेवल पर देखें तो दुनिया में केवल 5 देशों के पास खुद की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। यानी जो 5 देश ऐसे हैं जिनके पास खुद की मुद्रा का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, एक वैल्यू है। डॉलर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये डॉलर की वैल्यू है, डॉलर का प्रतीक चिन्ह है। यूरो के पास प्रतीक चिन्ह है, पाउंड के पास प्रतीक चिन्ह है, येन और युवान के पास प्रतीक चिन्ह है और रुपया के पास खुद का प्रतीक चिन्ह है। वैसे मुद्रा तो बहुत हैं, लेकिन उनका कोई प्रतीक नहीं है, उनका कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है उनका। जैसे मान लो आपने पढ़ी होगी मलेशिया की रिंगिट, तो रिंगिट का कोई चिन्ह नहीं है। जैसे आपने पढ़ी होगी वेनेजुएला की बॉलीवर, तो बॉलीवर का भी कोई साइन नहीं है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आगे पूछे कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो पूछ लेगा, जैसे रघुराम जी राजन की आई डू व्हाट आई डू, ये पूर्व भारतीय गवर्नर रहे, पुराने भारतीय गवर्नर रहे। इनकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू। उर्जित आर पटेल, इनकी पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट। ये पूछता है एग्जामिनर कि ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसकी है, तो उर्जित आर पटेल की। आई डू व्हाट आई डू रघुराम जी राजन की। पैन कार्ड संबंधित कुछ पॉइंट हैं। पूछे नोट पर कितनी भाषाएं लिखी थी, तो नोट पर कुल तो 17 भाषा लिखी रहती। नोट पर पूछे, नोट पर टोटल 17 भाषा लिखी रहती। लेकिन बात करें कि नोट की विशेष भाषा कॉलम में, यानी वो पैनल बना रहता, पैनल में कितनी भाषा लिखी रहती, तो पैनल होता है इस तरीके से, कॉलम बना रहता पीछे नोट की साइड, उसमें 15 भाषा लिखी रहती। कितनी, उसमें 15 भाषा लिखी रहती। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्या पूछ रहा है आपसे, पैन कार्ड पर कितने अंक होते हैं,
तो पैन कार्ड पर 10 डिजिट होते हैं, पैन कार्ड नंबर 10 अंक का होता है। बात करें विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था एग्जामिनर और पूछेगा। 1946 की नोटबंदी 12 जनवरी 1946 को आज़ादी से पहले 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। तो पहली बार नोटबंदी कब हुई, तो वो आज़ादी से पहले हुई थी 1946 में। यदि स्वतंत्र भारत की पहली पूछे, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी 1978 में हुई थी। कब हुई थी, 1978 में हुई। 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट फिर बंद कर दिए गए। अब आप कहोगे भैया 1946 में बंद कर दिए गए थे तो वे चले कब थे, तो बीच में समथिंग शायद 1958 या 57 में फिर से इनको चला दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 2016 की नोटबंदी, तो ये तो आप सभी ने देखी होगी, आप लोगों के सामने हुई। 2016 की नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को 5,000 रुपये और 1,000 रुपये के नोट, 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए। 2016 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। इम्पोर्टेंट है, जब 2016 में नोटबंदी हुई तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। देखो इतना रिवीजन मैंने कल भी कहा था कि आप खुद नहीं कर पाओगे, जितनी कम समय में उस क्लास में मैं आपको करा दूंगा। विश्वास ना हो तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ को आप पढ़ के देख लेना। यदि आप 1 घंटे में उस पीडीएफ को पढ़ पाओ और खुद से एक्सप्लेन कर पाओ चीज़ें, तो कहना फिर मुझसे। 1 घंटे में जो 4-4, 5-5 घंटे की क्लास चल रही, उनसे ज़्यादा मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा और वो कंटेंट रिवीजन करवाऊंगा जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट टाइम पे पढ़ा जाता। लास्ट टाइम पे नया कंटेंट नहीं पढ़ा जाता, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब भी पढ़ो तो लास्ट टाइम पे वही कंटेंट पढ़ो जो आपने पहले से पढ़ रखा। नया कभी नहीं पढ़ा करो, नया पढ़ोगे कन्फ्यूजन होगी, पेपर में परेशानी आएगी। जो पुराना पढ़ा था वो भी भूल जाओगे क्योंकि वो मिक्स बन जाएगा और सोचोगे हमें कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और घबराओगे। और इस वजह से हमेशा पुराने कंटेंट को लास्ट टाइम पे पढ़ो, जिससे क्या है कि मोटिवेशन आता है अंदर से कि हाँ हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हमको चीज़ें याद हैं। कुल नोटबंदी की बात करूँ तो कुल 3 बार नोटबंदी हुई। और स्वतंत्र भारत में कितनी बार हुई, तो स्वतंत्र भारत में 2 बार नोटबंदी हुई। आगे पूछे, कागजी मुद्रा 806 ईस्वी में चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करी। प्लास्टिक मनी एटीएम को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एटीएम को प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म पूछे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। महात्मा गांधी सीरीज वर्ष 1996 में महात्मा गांधी जी वाले नोट जारी किए गए, यानी 1996 में पहली बार नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर आई थी, ध्यान रखना, ठीक है। 1996 में पहली बार महात्मा गांधी जी की नोटों पर तस्वीर आई थी। गांधी जी की पहली फ़ोटो 10 रुपये और 500 रुपये के नोट पर जारी करी गई थी। कितने रुपए के नोट पर, तो 10 रुपये के और 500 रुपये के नोट पर। और एक क्वेश्चन और पूछ ले कि जो नोटों पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी है वो किस टाइम की है, तो ध्यान रखना जब क्रिप्स मिशन आया भारत में। कब, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, तो जो फ़ोटो उस टाइम पे क्रिप्स मिशन के साथ खींची गई थी वो वही फ़ोटो है महात्मा गांधी जी की जो नोटों पर लगी हुई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करूं तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बड़े बैंकों का, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। कितने करोड़ रुपए की पूंजी से, तो 50 करोड़ रुपए की पूंजी से। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे पूछे अर्थशास्त्र, एक पॉइंट और याद रखना। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने करोड़ रुपए की पूंजी पर, 200 करोड़ रुपए की पूंजी से। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पूछे एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष देश, सबसे ज़्यादा एफडीआई जो आता है वो किस देश के पास आता, अमेरिका के पास। 1999 में फेरा अधिनियम को बंद करके उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम लाया गया, तो फेमा अधिनियम लाया गया। फेरा अधिनियम 1973 में आया था, जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ध्यान रखना। इसी की जगह पर 1999 में फेमा लाया गया। और फेमा अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू किया गया,
तो सन 2000 में लागू किया गया था, 1999 में जो आया था। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म सुन लो, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट किया गया था, बाकी का सब सेम था। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा की जगह फेमा लाया गया। फेरा 1973 का है और फेमा 1999 का है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता, और इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते। और इसमें कितने सदस्य होते? तो मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते। आरबीआई मुद्रा यानी नोट जारी करने के लिए किस प्रणाली को अपनाता है? तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। किस प्रणाली को? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। भारत में सिक्के ढालने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो टकसाल कहा जाता है, और इनकी संख्या 4 है। कितनी? भारत में सिक्के ढालने वाली टकसालें हैं, 4 जगह सिक्के बनाए जाते हैं। भारत में 4 टकसालें कहाँ कहाँ हैं? तो एक तो मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। ठीक है, मुंबई की स्थापना 1930 में खोली गई, कोलकाता 1950, हैदराबाद की 1903 और नोएडा की 1989। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत में 4 जगह टकसाल हैं जहाँ पर सिक्कों की बनावट की जाती। भारत में नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस कितनी है? तो नोट छापने की भी 4 एजेंसी हैं। 4 जगह ही सिक्के बनाए जाते और 4 जगह ही नोट छापे जाते। कहाँ कहाँ है वो बताऊंगा। भारत में करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस किन 4 जगहों पर है? तो पहली देवास मध्य प्रदेश में है, दूसरी सालबनी पश्चिम बंगाल में है, तीसरी नासिक महाराष्ट्र में है और चौथी मैसूर कर्नाटक में है। ध्यान रखना, इन 4 जगह पर नोट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस है नोट की। स्टाम्प पेपर, नोट के लिए कागज़ कहाँ से प्राप्त आता है? या सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो पूछो, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है सिक्योरिटी पेपर मिल, या स्टाम्प पेपर के लिए या नोट के लिए कागज़ यहीं से आता है। रेपो रेट किसे कहते हैं? इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे इसका विस्तार में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बता दिया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है, कॉमर्शियल बैंक। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन? 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के कौन जारी करता? तो वित्त मंत्रालय जारी करता। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पूछता है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई को यानी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में फटे पुराने या खराब नोट मुद्रा को नष्ट करने का अधिकार आरबीआई के पास है। किसके पास है? मुद्रा को नष्ट करने का अधिकार आरबीआई के पास है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की फुल फॉर्म पूछ ले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसकी परिभाषा है, जब कोई देश या कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश करती है उसे एफडीआई कहते हैं। जैसे मान लो भारत की रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी प्रेजेंट टाइम पर भूटान में अपनी सुविधा दे रही, तो ये क्या है कि भारतीय कंपनी है, इसने कहाँ पर निवेश किया? भूटान में। तो जो भी रुपया वहाँ से प्राप्त होगा तुमको वो एफडीआई के रूप में प्राप्त होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में रुपया प्राप्त होगा, इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। एफडीआई के जनक कनाडा के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टीफन हाइमर को माना जाता। एफडीआई के जनक किसे माना जाता? तो कनाडा के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टीफन हाइमर को। भारत में एफडीआई की शुरुआत पूछे तो 1991 में जब आर्थिक सुधार हुआ 1991 में, उसी के तहत भारत में एफडीआई के रास्ते खुले। एफडीआई के प्रकार, तो एफडीआई मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते। कितने? 3। क्षैतिज एफडीआई, ऊर्ध्वाधर एफडीआई और मिश्रित या संयोजित एफडीआई। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मिश्रित या संयोजित। ध्यान रखना, 3 प्रकार से एफडीआई प्राप्त होता। एफडीआई की फेरा और फेमा की बात करते हैं। एफडीआई प्राप्त करता देशों में शीर्ष देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई किसे प्राप्त होता? तो अभी मैंने आपको बताया अमेरिका को। फेरा का समापन
1999 में फेरा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर फेमा आया। ये मैं आपको बता दूंगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दोनों की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी है, देख लो। फेरा 1973 का है, फेमा 1900, सॉरी वहाँ पर एक चीज़ समझ लो, देखो फिर मैं कन्फ्यूजन करना आपको नहीं चाहता, फेरा एंड फेमा क्लियर है आपके दिमाग में। ये 1973 में आया, 1999 में इसको ख़त्म कर दिया, इसकी जगह पर सन 2000 में आपका फेमा आया। यही बात मैंने आपको बताई है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। और आप आगे देखिए, मौद्रिक नीति यानी आरबीआई। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं और इसमें 6 सदस्य होते हैं। नोट जारी करने, आरबीआई नई मुद्रा यानी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है। रेपो रेट, यहाँ समझो, रेपो रेट यह वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। जो कॉमर्शियल बैंक रहते उनको आरबीआई पैसा उधार देता है। जैसे मान लो कॉमर्शियल बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया, तो जो रेट तय करेगा आरबीआई उसको रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। सिक्के और नोट छापने के स्थान, ये मैं अभी आपको बता चुका। तो सबसे पहले टकसाल देख लो जहाँ पर सिक्के बनते, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। नोएडा की थोड़ी स्थापना याद रखना 1989 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर। प्रिंटिंग प्रेस, ये जहाँ पर 4 जगह नोट छापे जाते, तो देवास मध्य प्रदेश, सालबोनी पश्चिम बंगाल, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें, रेपो रेट मैंने बता दी। रेपो रेट यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को कम समय के लिए पैसा उधार देता। ध्यान रखना, रेपो रेट वाणिज्य बैंकों को पैसा तो उधार देता है आरबीआई, लेकिन कम समय के लिए। कितने दिन के लिए? मिनिमम 15 दिन के लिए। यदि बैंक रेट की बात करें तो रेपो रेट को ही बैंक रेट कहते, सेम कंडीशन, रेपो रेट को ही बैंक रेट कहते। लेकिन बैंक रेट में आरबीआई जो पैसा देता वो लंबे समय के लिए देता, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, लंबे समय के लिए देता है। दोनों एक ही चीज़ आरबीआई डिसाइड करता, वाणिज्य बैंक रुपया उधार लेते, लेकिन रेपो रेट में कम समय के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए, और बैंक रेट में लंबे समय के लिए। रिवर्स रेपो रेट की बात करूं, यह वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा रखते हैं। ध्यान रखना। अब देखो इस बात को समझो, इस चीज़ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो। मान लो ये है आरबीआई, क्या है? आरबीआई। यहाँ से मैंने यदि आरबीआई से लोन लिया, क्या लिया? लोन। तो मुझे आरबीआई टैक्स लेगा मुझसे, तो कुछ दर फिक्स करेगा, तो उसको तो कहेंगे रेपो रेट। यदि मान लो मैंने 15 दिन के लिए सिर्फ पैसा लिया तो रेपो रेट हो गई। यदि मैंने ये 15 साल के लिए लिया तो ये बैंक रेट हो गई। लेकिन मेरे पास रुपया कहीं से आया, मैंने खेती किसानी करी और मैंने कुछ रुपया अपना आरबीआई के पास जमा कर दिया। अब मैंने रुपया जमा कर दिया तो फिर आरबीआई मुझे उस पर कुछ परसेंटेज क्या देगा? प्रॉफिट देगा मुझे। तो जिस रेट से वो मुझे प्रॉफिट दे रहा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। बात क्लियर है? यदि आपके दिमाग में बात क्लियर है तो यस लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बात क्लियर हो गई, तो आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं। नाबार्ड की बात करूं तो नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सिबरमन समिति की सिफारिश पर हुई। कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण देने वाली यह शीर्ष संस्था है गाँव में। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो गाँव में कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण देना इसका काम है। इसके पहले अध्यक्ष रामकृष्ण अय्यर थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? रामकृष्ण अय्यर थे। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले, रंजना कुमारी थी। नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष रंजना कुमारी थी। सिडबी की बात करूं तो सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी?
1990 में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। LIC की फुल फॉर्म पूछे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और LIC का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB। RRB की बात करूँ, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इसका काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य काम है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक खोला गया था मुरादाबाद में। पहला RRB का पहला बैंक कौन सा खोला गया? तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में खोला गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इन्हें रेगुलेट कौन करता? तो नाबार्ड इनको रेगुलेट करता। वर्तमान में 43 ग्रामीण बैंक हैं। कितनी? 43। वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। अपवाद की बात करूं तो सिक्किम में इसका एक भी बैंक नहीं है और गोवा में भी इसका एक भी बैंक नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोथ आर सिडबी, ये सेबी, दोनों अलग अलग हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना और अधिनियम की बात करूं तो ये ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना पहले हो गई, बाद में इसका अधिनियम आया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और इसका अधिनियम 1992 में आया। इसके मुख्यालय की बात करूं तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। पहली महिला अध्यक्ष इसकी माधवीपुरी बुच हैं और इसका काम क्या है? तो शेयर बाजार को यानी शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इसका काम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो सूचकांक है, जो इसका इंडेक्स है, उसे सेंसेक्स नाम दिया गया। पूछे सेंसेक्स सूचकांक किसका है? तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। लगभग इसमें 5400 कंपनी लिस्टेड हैं। कितनी कंपनी? 5400 कंपनी इसमें लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसको रेगुलेट कौन करता? तो इसको भी रेगुलेट सेबी करता और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। सूचकांक की बात करूं तो NSE का मुख्य सूचकांक निफ्टी है। उसका सेंसेक्स कौन सा था? सॉरी, उसका इंडेक्स सेंसेक्स था, इसका निफ्टी है। इसमें लगभग 1700 कंपनी लिस्टेड हैं। NSE और सेबी की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। इनमें दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, एक तो बुल और दूसरा बेहर। बुल का अर्थ है तेजड़िया, हिंदी में कहते तेजड़िया। शेयर बाजार में इसका अर्थ बाजार में आने वाला उछाल या बढ़त या बढ़ोतरी होता। जो बाजार में उछाल आता, जो बढ़त मिलती, उसे बुल कहते हैं या तेजड़िया कहते हैं। बियर जिसे कहते हैं मंदड़िया। मंदड़िया शेयर बाजार में इसका अर्थ होता है कि बाजार में गिरावट या कमी आई। अवमूल्यन और मुद्रास्फीति की बात करें तो अवमूल्यन क्या होता? मुद्रा के अवमूल्यन होने पर देश में आयात महंगे होते और निर्यात सस्ते हो जाते। जब भी मुद्रा का अवमूल्यन होगा, भाई कॉमन सी बात है, तुम खुद की मुद्रा की वैल्यू कम कर दोगे, खुद की मुद्रा की वैल्यू कम कर दोगे, तो जब तुम माल मंगाओगे तो वो तो महंगे होंगे और कोई तुम्हारे देश की चीज़ खरीदेगा तो वो सस्ती खरीदेगा, वो कि उसकी मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ में आ रही ना। और मुद्रास्फीति की बात करूं तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आयात सस्ते होते हैं, निर्यात महंगे हो जाते हैं। कर प्रणाली की बात करूं तो कर के प्रकार में भारत में टैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, दूसरा इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। कर की दरों की बात करूं, वर्तमान में कर की दरें 5 हैं, जबकि पहले इनकी संख्या 6 थी। अब वर्तमान में 5 प्रकार की टैक्स की दरें हैं, पहले ये 6 थी। कर की अनिवार्यता, देश के नागरिकों के लिए टैक्स देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। देश के नागरिकों के लिए टैक्स देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत सरकार के पास जनता से कर टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार है। टैक्स वसूलने का कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है।
सर्वप्रथम बजट की बात करें तो भारत में सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। किसने? भारत में सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट प्रणाली के जन्मदाता, भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया और भारत के गणतंत्र बनने के बाद पहला बजट 23 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। आगे पूछे बजट पेश करने वाली पहली महिला, तो वो इंदिरा गांधी थी। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूछे तो निर्मला सीतारमण है। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने पेश किया 10 बार। पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हैं, जो कि 1969 में बनी थी। बजट के जनक की बात करूं तो भारत में बजट और आर्थिक नियोजन का जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता। सांख्यिकी के जनक, भारत में सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इसकी परिभाषा है जब सरकार की कुल आय कम हो और कुल व्यय यानी खर्च ज़्यादा हो तो ऋण यानी उधार को छोड़कर इसके अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला है कुल व्यय में से कुल आय को घटाना। कुल खर्च में से कुल आय को घटा दो, पता चल जाएगा कि राजकोषीय घाटा तुमको कितना हो गया। मान लो तुम्हें आय है 30 रुपया, तुमने खर्च कर दिए 40 रुपया, तो भाई तुमको 10 रुपये का घाटा हो गया। बात क्लियर है? राजकोषीय घाटा सरकार को उस वर्ष में बजट में ऋण लेने की क्षमता या आवश्यकता को बताता है कि तुमको कितना ऋण लेना पड़ेगा। आर्थिक नियोजन की बात करें तो समवर्ती सूची का विषय है। भारत में आर्थिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। नियोजन की पहली बात, भारत में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की बात एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित एक अर्थव्यवस्था पुस्तक लिखी थी। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसे मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया और इसका अध्यक्ष अर्देशिव दलाल को बनाया गया। किसको? इसका अध्यक्ष अर्देशिव दलाल को बनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के स्रोत, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं रूस के संविधान से ली गई। असंवैधानिक हैं ये, ठीक है, इनका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन कहाँ से ली गई? रूस से। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में बनी, जिसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। गांधीवादी योजना की बात करूं, 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण ने जारी की थी। 1944 में गांधीवादी योजना किसने जारी की थी? श्रीमन नारायण ने जारी की थी। देखो, मैं आप लोगों के सामने रियलिटी में शिद्दत से मेहनत कर रहा, कोई फेक नहीं, कोई फर्जी नहीं, फ्री फंड का हल्ला नहीं काट रहा। आप लोग खुद देख सकते कि अभी 38 मिनट हो गया, बराबर पढ़ा रहा। इतने समय में तो मैं 50 क्या 100 ऑप्शनल क्वेश्चन करा देता। इतना कंटेंट मैं आपको पढ़ा चुका। अभी 40 क्वेश्चन की एक स्लाइड दी और 40 पेज की एक स्लाइड और लगने वाली है PDF। सर्वोदय योजना की बात करूं, 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई। जन योजना की बात करूं, जन योजना 1945 में MN यानी मानवेंद्र रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब 1 सेकंड का मुझे टाइम दें, मैं न्यू PDF लगा लूँगा आपके सामने। 1 सेकंड। ठीक है, ये आपके सामने न्यू PDF जनरेट हो गई। अब बात करते हैं आगे। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता। ध्यान रखना, इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम रूप से समीक्षा करना और उनका अनुमोदन करना कि पंचवर्षीय योजना ठीक है कि नहीं है, इनकी जांच करने का काम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली। हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय विकास परिषद
6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। मुख्य कार्य योजनाओं की समीक्षा करना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हेरोडोमर मॉडल पर। योजना के तैयारकर्ता कौन थे? KN राज ने इस योजना को तैयार किया था। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई। जो निर्धारित लक्ष्य रखा वो 2.1% का लक्ष्य रखा। वास्तविक प्राप्ति 3.6% हुई। प्रमुख निर्माण की बात करूं, भांगड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई। और दामोदर घाटी परियोजना और इन्हीं बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इम्पोर्टेंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास। इसमें निर्धारित लक्ष्य 4.5% लक्ष्य रखा गया, जबकि जो प्राप्त हुआ तो 4.27 प्राप्त हुआ। KVIC की स्थापना करी गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना करी गई। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई। पूछ ले कि दूसरी औद्योगिक नीति कब आई, तो 1956 में। तो फिर पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। प्रथम नीति जो आई थी उसके निर्माता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहली औद्योगिक नीति किसके द्वारा लाई गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। नाफेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 को। और इसमें अन्य कार्य भी किए गए थे। 3 स्टील प्लांट लगाए गए दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन से? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में लगाया गया ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में लगाया गया जर्मनी की सहायता से। एक मैं आपको ट्रिक दे रहा, ये ट्रिक मैंने कॉपी में लिखी थी, वहीं से कंटेंट टाइप हुआ, तो आपको पता है कि ये ट्रिक पूरी क्लियर है। जैसे कि राज दुबे सर, ट्रिक का नाम है राज दुबे सर। तो रा से राउरकेला, जा से जर्मनी की सहायता से, दा से दुर्गापुर, बा से ब्रिटेन की सहायता से, और सा से हो गया सब, यानी पूरी की पूरी स्टील प्लांट सभी रूस की सहायता से। ध्यान रखना, जितनी भी जो बची फिर वो सब रूस की सहायता से खोली गई थी। क्लियर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं 1961 से 66 तक चली। सुषमा चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं उद्योग था। पहली का कृषि, दूसरा के उद्योग, अब तीसरी का कृषि एवं उद्योग दोनों कर दिया। निर्धारित लक्ष्य रखा गया 5.6%। वास्तविक प्राप्ति हुई 2.4%, जबकि यह योजना असफल रही। कैसी रही? यह योजना असफल हो गई, फेल हो गई। फेल होने का आगे रीजन भी है। बोकारो स्टील प्लांट इसी पंचवर्षीय योजना में खोला गया, जिसकी स्थापना 1964 में हुई रूस के सहयोग से। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 14 जनवरी 1965 को हुई। महत्वपूर्ण संस्थान IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। APC एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन की स्थापना 1965 में हुई। APC का कार्य था फसलों के लिए MSP जारी करना, लेकिन CACP का गठन किया गया 1985 में। APC का नाम बदलकर CACP कर दिया गया एक तरीके से। जो APC 1965 में बना, इसका नाम 1985 में CACP कर दिया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके बाद MSP की फुल फॉर्म की बात करूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। MSP का दायरा है कि यह 23 फसलों पर जारी किया जाता। कितनी फसलों पर? 23 फसलों पर। गन्ने की व्यवस्था के लिए MSP जारी नहीं होता, जबकि गन्ने पर FRP जारी होता, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। पूछता है गन्ने पर क्या जारी होता, तो FRP। प्रथम MSP पहली बार 1966-67 में गेहूं की फसल के लिए जारी किया गया था। FCI का काम है अनाजों का भंडारण करना, यानी बफर स्टॉक जमा करना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका काम क्या है कि अनाज का भंडारण करना, बफर स्टॉक जमा करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं जो असफल रही, तो पहली बार तो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में।
फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। 1965-66 में भीषण अकाल पड़ गया, जिस वजह से यह योजना असफल हो गई। भाई यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ये मैं आपको बता चुका, इस वजह से यह योजना असफल रही थी। ठीक है, क्लियर है। ये 2 बार स्लाइड लग गई, कोई बात नहीं। हरित क्रांति की बात करें, शुरुआत में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। इसमें HYV बीजों का प्रयोग किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत किस्म के बीजों की शुरुआत की गई। मुख्य फसलों की बात करूं तो शुरुआत में इसका प्रभाव गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा। सबसे पहले इसका प्रभाव किस पर पड़ा तो गेहूं और चावल की फसलों पर। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से राज्य हुए तो पंजाब और उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य था तमिलनाडु, जहाँ पर ये प्रभावित हुआ था इससे। आगे पूछे योजना का अवकाश और चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना पहली बात तीसरी हो गई थी। पहली 1951 से 56 पहली, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से लेके 66 तक। फिर 3 साल का गैप हो गया, योजना अवकाश आ गया। क्या आ गया 3 साल का योजना अवकाश आ गया। तो 1966 से लेकर 1969 तक पहली बार योजना अवकाश रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चली। यह योजना अशोक रुद्र और मेनन मॉडल पर आधारित थी। कौन से? अशोक रुद्र और मेनन मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बन चुकी थी। शुरुआत की 3 पंचवर्षीय योजना में प्राइम मिनिस्टर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठवीं फिर 3 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी। ये गॉडगिल फार्मूला पर इस योजना पर आधारित थी। पूछे गॉडगिल फार्मूला पर आधारित थी। इसमें जो विकास दर थी वो 5.7% रखी गई, जबकि जो प्राप्ति हुई वो 3.3% प्राप्त हुई। इसी में इसरो की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी एग्जामिनर क्या है तरीके से क्वेश्चन पूछता। जैसे आप सभी को पता है कि DRDO की स्थापना कब हुई, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई। क्लियर है। अब DRDO का पंचवर्षीय योजना से लेना देना तो है कि उन्हीं पंचवर्षीय योजना में इनकी स्थापना हुई, उन्हीं में लक्ष्य रखे गए कि हम इसमें इसका विकास करेंगे, फिर उद्योग की बात करेंगे। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता कि DRDO की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो आपको कॉमन दिमाग लगाना कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई और पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक चली, दूसरी 56 से लेकर 61 तक चली, तीसरी 61 से लेकर 66 तक चली, फिर 3 साल का गैप हो गया, फिर 69 से लेकर चौथी 74 तक चली, फिर पाँचवीं 74 से 78 तक चली। वो आगे की प्रक्रिया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में DRDO की स्थापना का आंसर टिक हो जाएगा। बात क्लियर है आपके दिमाग में? ध्यान रखना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भी पूछ लेता कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण हुआ, तो फिर इसका आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना लग जाता, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से हो गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया गया 1971 में। अब बात करते हैं मनरेगा की। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, आप भी समझ सकते, लेकिन इतना आपको विश्वास हो गया होगा कि 1 घंटे में जो कोई नहीं पढ़ा सकता, इतना मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। हकीकत बता रहा भाई मैं, कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा। आप लोग सोच रहे होगे कि बड़ा आसान है, लेकिन सोचो 1 घंटे बराबर बोलना, कंटेंट निकालना, जो चेहरा है वो लाल पड़ जाता। आप लोगों को दिखते नहीं है क्योंकि आपके सामने बोर्ड पर रहते तो आपको देखते कि अरे बड़ी मेहनत हो रही, लेकिन इतना कंटेंट आपको कोई नहीं करा सकता इतने टाइम में। खुद आपको भरोसा हो गया होगा। अभी बहुत कंटेंट बाकी है। और मनरेगा की बात करूं तो इसका अधिनियम 2005 में आया। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। लागू होने की जो तिथि है 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। इसका नाम नरेगा कब किया गया, तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कोई योजना नहीं है, ये एक एक्ट था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से हुई थी। शुरुआत में 200 जिलों में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के
सबसे ज़्यादा जिले शामिल थे। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था, शहरी क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था, जिसमें गोवा का एक भी जिला नहीं था। यदि बात करूँ पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। नाम में बदलाव किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को एमजी शब्द जोड़ा गया, यानी महात्मा गांधी शब्द इसके आगे जोड़ा गया। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। नरेगा के जनक पूछें तो पीवी नरसिम्हा राव को नरेगा का जनक माना जाता। फंडिंग की बात करूं तो केंद्र शासित, इसमें केंद्र और राज्य का जो फंडिंग का अनुपात है वो 60-40 का है, लेकिन जो सामान्य राज्य हैं, सामान्य बोले तो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, ये जो कॉमन राज्य हैं वहाँ पर, जबकि जो पूर्वोत्तर जो हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर 90 और 10 का अनुपात है। 90% केंद्र सरकार भुगतान करेगी, 10% आपको राज्य सरकार भुगतान करेगी। 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता। अब ध्यान रखो, वर्तमान सरकार इसके स्थान पर बीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन लेकर आई है। मनरेगा का नया रूप हो गया, मनरेगा की जगह आया है बीबीजी रामजी योजना। इसमें रोजगार के दिन में 25 दिन की वृद्धि कर दी है, अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आएगी और इसे लाने का मुख्य लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना, 2047 तक विकसित भारत बनाना। और इसके अंतर्गत रोजगार भत्ता हर हफ्ते देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद ये बीच का पॉइंट है, तो ये आपको वैसे समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा, एक सेकंड को। पहली बार आपको पता है योजना अवकाश हुआ 1969 में। इसके बाद दूसरी बार योजना अवकाश कब हुआ, तो 1990 से लेकर 92 के बीच में दूसरी बार फिर योजना अवकाश हुआ, क्योंकि जब देश के पास सिर्फ 15 दिन का रुपया बचा था, उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया। इन्होंने नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया। उदारीकरण के जनक भारत में मनमोहन सिंह जी को कहा जाता। ध्यान रखना, आज जो तुम जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे देशों से, आज जो तुम व्यापार कर रहे, ये इन्हीं की देन है। नई औद्योगिक नीति, भारत में नई औद्योगिक नीति वर्ष 1991 में आई, जिसे सिंह रूप सुधार के नाम से भी जानते। किस नाम से जानते? सिंह रूप सुधार के नाम से भी जाना जाता। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास और औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास करना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसकी शुरुआत की गई। मिड डे मील मोस्ट इम्पोर्टेंट, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो स्कूल में देखा होगा दोपहर का खाना मिलता, वो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। और सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया? तो तमिलनाडु ने सबसे पहले इस राज्य ने इसको शुरू किया था, मिड डे मील को। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली। इसमें उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू करी गई। सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 में शुरू हुआ। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों पर लिखा रहता, सब पढ़ें सब बढ़ें। एक पेंसिल रहती है, उस पर लड़का बना रहता है इस प्रकार से, ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। अन्य प्रमुख योजनाओं की बात करें तो सन 2000 में पीएम ग्रामोदय योजना और अन्नपूर्णा योजना की भी शुरुआत की गई। गोल्ड कॉलर जॉब में किसके अंतर्गत आते? तो इसके अंतर्गत शीर्ष निर्णय लेने वाले पद आते, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, सीईओ हुआ, ये सभी गोल्ड कॉलर जॉब में आते। किसमें? गोल्ड कॉलर जॉब में। नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। गरीबी मापन से संबंधित कुछ समितियां हैं, लकड़वाला, दांडेकर, रंगराजन और सुरेश तेंदुलकर। ये 4 समितियां मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। लकड़वाला समिति, दांडेकर समिति, रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। इनका संबंध गरीबी मापन से है, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। ध्यान रखना, ये योजना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से प्रश्न। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन
2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, अभी मैंने आपको एक ये बताई थी, सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री, और इसके बाद जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया की बात करूं तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू करी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को की गई। भाई प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना यदि मेहनत पसंद आई हो तो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। नमामि गंगे कार्यक्रम 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को राजस्थान से शुरू की गई थी, ध्यान रखना। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को ये रांची झारखंड से शुरू की गई थी। कहाँ से? रांची झारखंड से। किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को, ये गलत लिखा है मेरे हिसाब से, 24 फरवरी 2019 से। कितना है? 24 फरवरी 2019, ध्यान रखना। कृषक सम्मान निधि योजना 6,000 रुपये दिए जाते 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई। अब बात करते हैं जनगणना का इतिहास। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और अभी क्लास काफ़ी बाकी है। चलिए आगे बात करते हैं। मोटिवेशन लाइन में आपको इकट्ठी सुनाऊंगा जब आपका सिलेक्शन होगा। विश्व की पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। पूरे वर्ल्ड में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1749 में हुई। विश्व की पहली 10वीं जनगणना अमेरिका में हुई थी 1790 में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में की गई। भारत में पहली नियमित जनगणना यानी 10 के आधार पर 1881 में रिपन के शासनकाल में शुरू हुई। पहले जनगणना आयुक्त W. प्लूडेन थे। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन बने? W. प्लूडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त R. A. गोपाल स्वामी थे। जनगणना के प्रशासनिक ढांचा की बात करूं तो जनगणना संविधान की संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, क्योंकि देखा होगा आपने प्रेजेंट टाइम पे जनगणना चल रही तो राज्यों अपनी अपनी जनगणना अलग अलग नहीं करवा रहे राज्य, पूरे केंद्र की एक जनगणना हो रही। बात क्लियर है? जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महापंजीयक एवं, ये दोनों प्रश्न पूछे गए। ये जितने स्लाइड में प्रश्न है पिछले पेपर में तीनों प्रश्न पूछे गए, पेपर उठा के देख लेना। जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग और नीतियों की बात करूं तो इसकी स्थापना 11 मई सन 2000 को हुई। इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता, जो इसका उपाध्यक्ष होता वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष ही इसका उपाध्यक्ष होता। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में आई। पहली जनसंख्या नीति कब आई? 1976 में। दूसरी जनसंख्या नीति 15 फरवरी सन 2000 को आई। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका उद्देश्य है। आगे बात करें, जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 के समय से लेकर 1981 तक के समय को जनसंख्या विस्फोट काल कहा जाता। महान विभाजक वर्ष 1921 के समय को महान विभाजक वर्ष कहा जाता। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही, बढ़ने की वजह घट गई 0.31%। जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी में किया जाता, यानी डेमोग्राफी। आगे बात करें संवैधानिक प्रावधान। संविधान की अनुसूची और अनुच्छेद में संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जनगणना करवाई जाती है। पहला, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला जनगणना अधिनियम 1948 में आया। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। 2011 का वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई? तो 2 चरणों में संपन्न हुई। आधुनिक विश्व में जनगणना का जनक हेनरी बाल्टर को कहा जाता। किसे कहा जाता? आधुनिक वर्ल्ड में जनगणना का जनक हेनरी बाल्टर को कहा जाता। स्वतंत्रता के बाद 1951 की पहली जनगणना के समय
भारत की कुल संख्या 36.1 करोड़ थी। कितनी थी? 36.1 करोड़ भारत की जनसंख्या थी जब 1951 में पहली बार जनगणना हुई स्वतंत्रता की। पूछे जनसंख्या घनत्व क्या होता? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, यानी 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे। मान लो यहाँ पर 15 लोग रह रहे हैं तो 15 इसका 1 किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व हो गया। क्लियर है? लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का शिशु लिंगानुपात काउंट किया जाता। साक्षरता पूछे, 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को लिखना पढ़ना जानता है वो साक्षर कहलाते। और बात करें 2011 की जनगणना शुरुआत से 15वें नंबर की थी। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में विवेक जोशी है। वर्तमान में जनगणना जो हो रही, कौन है अध्यक्ष? विवेक जोशी। आगे बात करें 2011 की जनगणना 6,40,930 गाँव, 640 जिलों और 5,924 तहसीलों में हुई थी। इसका जो ध्येय वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आगे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या में पूरे वर्ल्ड में हिस्सेदारी 7.5% है। भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की 7.5% है। इस दौरान भारत की 10 की वृद्धि दर 17.7% रही। 2011 में जो 10 की वृद्धि दर रही वो 17.7%, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रही। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय रहा, जहाँ पर वृद्धि दर देखने को मिली। और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला यूटी पूछे तो दादर नगर हवेली रहा। और सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड है, ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर बढ़ने की बजाय घट गई। सबसे कम वृद्धि दर यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप है, क्योंकि भाई लक्षद्वीप के लोग पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा हैं यूटी में, इस वजह से वहाँ वृद्धि दर कम हुई। जनसंख्या विभाजन की बात करूँ तो पुरुष जनसंख्या, भारत में पुरुषों की संख्या लगभग 62 करोड़ है, यानी 51.47%, और महिला का 48.53%। जनघनत्व और लिंगानुपात की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 943/1000 है। 943/1000 भारत का लिंगानुपात है। साक्षरता की बात करूं तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 42.14% है और महिला साक्षरता 65.46% है। 2011 की जनगणना शुरुआत से 15वें नंबर की है और स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप अफ्रीका है। वैश्विक देश के क्रम में बात करें तो नोट्स का भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी भारत में हो गई और दूसरे नंबर पर चीन है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वर्ल्ड में तो इंडिया में है और दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास थी। अब आप मुझे बताओ आपको क्लास कैसी लगी। यदि वीडियो सही लगी है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि देखो ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी और काफ़ी मेहनत लगी इस क्लास में। 1 शॉट के रूप में एक क्लास कंप्लीट कराई गई। इतने टाइम में आपको मैं दावे के साथ कह सकता, यदि कोई इतना कंटेंट रिवीजन करा दे तो आप मुझसे कहना। यदि वीडियो सही लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। कंप्लीट करा दूंगा, एक दिन में 1 शॉट में पूरा आपको रिवीजन करवा दूंगा। बाकी का कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोगों का पेपर अच्छा होगा मैं विश्वास दिलाता, क्योंकि कंटेंट पे आप भरोसा रखो, आप लोग को मोटिवेशन आएगा। इतना कंटेंट आपको मैंने पढ़ाया, बेस्ट कंटेंट पढ़ाया। वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।